गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास गुप्ता, प्रवक्ता साहब, जनता इंटर कॉलेज जैतपुर कला। हम लोगों ने इससे पहले मांग की लो से संबंधित सैद्धांतिक पक्ष को पढ़ा। आज हम मांग की लो से संबंधित न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। मांग की लोच हमने आपको बताया था, मांग का नियम केवल परिवर्तन की दिशा बताता है, अर्थात यह केवल यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पे उसकी मांग घटती है और कीमत में कमी होने पे उसकी मांग बढ़ती है। लेकिन कितनी बढ़ती है और कितनी घटती है यह नहीं बता पाया, इसीलिए मांग की लोच का कॉन्सेप्ट आया, सिद्धांत आया। मांग की लोच परिवर्तन की दिशा और मात्रा दोनों की व्याख्या करती है, इसलिए परिमाणात्मक है। मांग की लोच संक्षेप में पढ़ लेते हैं। मूल्य में परिवर्तन पर मांग में जिस गति से परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच ज्ञात करने के लिए 3 विधियां हैं: कुल व्यय विधि, प्रतिशत विधि और बिंदु रीति विधि। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिशत विधि का अध्ययन करेंगे। प्रतिशत विधि, इसका प्रतिपादन मार्शल ने किया। सबसे पहला है इकाई के बराबर। कब ये कहा जाएगा कि मांग की लोच इकाई के बराबर होगी? किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के बाद भी उस वस्तु पर किया जाने वाला व्यय यदि अपरिवर्तित रहता है, अर्थात उतना ही बना रहता है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे प्रारंभिक कीमत थी 6 रुपये और कितनी मात्रा का क्रय किया जा रहा था? 200। तो 6 × 200 बराबर 1200 रुपये। कुल व्यय कितना किया गया? 1200। कीमत घट गई। कीमत क्या हो गई? यहाँ पे कीमत घट गई। कीमत घटने के कारण मांग की मात्रा बढ़ गई, जिसके कारण कुल व्यय 4 × 300 बराबर 1200 हो गया। फिर कीमत वृद्धि करके देख लेते हैं। कीमत में हमने वृद्धि की, 6 रुपये से बढ़ा के 8 रुपये कर दिया, और कीमत जिसके कारण कीमत बढ़ी तो मांग घटेगी। मांग का नियम ये बताता था। कीमत के बढ़ने से मांग घट के 200 से घट के 150 हो गई। और कुल व्यय कितना होगा? कुल व्यय निकालने के लिए मूल्य गुणे मात्रा का गुणा कर दिया हमने, कितना आ गया? 1200। इस प्रकार हम लोग ये देख रहे हैं कि मूल स्थिति, मूल्य में कमी और मूल्य में वृद्धि होने के बावजूद कुल व्यय क्या है? 1200 स्थिर है। इसीलिए यहाँ पे मांग की लोच मांग की लोच 1 के बराबर होगी। दूसरा, इकाई से अधिक। कब मांग की लोच इकाई से अधिक होगी? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय जब घट जाए, कीमत में वृद्धि होने पे कुल व्यय घट जाए, कीमत में वृद्धि होने पे कुल व्यय घट जाए, तथा कीमत में कमी होने पे कुल व्यय बढ़ जाए, तो मांग की लोच इकाई से ज़्यादा होगी। इसे एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। जब 6 रुपये कीमत थी तो 200 इकाई की मांग की जा रही थी, तो कुल व्यय कितना हुआ? 6 × 200 बराबर 1200। जब कीमत घट गई, 6 रुपये से घट के 4 रुपये हो गई, तो मांग क्या हो गई? बढ़ गई, और उसके कारण कुल व्यय भी बढ़ गया। हमने भी इधर बताया आपको कि यदि कीमत में कमी होने के कारण कुल व्यय बढ़ जाए तो मांग की लोच इकाई से ज़्यादा होगी। कीमत में वृद्धि करके देख लेते हैं। कीमत में हमने वृद्धि की तो मांग घट के 200 से, कीमत में हमने वृद्धि की तो मांग 200 से घट के 100 हो गई, लेकिन और उसके कारण कुल व्यय भी घट गया। 8 × 100 बराबर 800। कीमत में वृद्धि होने पे घट गया, इसलिए मांग की लोच इकाई से ज़्यादा है। तीसरा, इकाई से कम। जब कीमत में कमी के कारण कुल व्यय कम हो जाए, यदि किसी वस्तु की कीमत घटे और उस पर किया जाने वाला कुल व्यय भी कम हो जाए, और कीमत में वृद्धि के कारण कुल व्यय बढ़ जाए, तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। इसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं।
कीमत थी 6 रुपये, मांग थी 200 इकाई, 6 × 2 बराबर 1200, कुल व्यय कितना था 1200। कीमत क्या हो गई, घट गई। कीमत के घटने से मांग क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन कुल व्यय क्या हो गया, घट गया। कीमत घटी, कुल व्यय घट गया। कीमत को बढ़ाकर देखते हैं, 6 रुपये से कितना हो गई, 8 रुपये। कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, और मांग क्या हो गई, घट गई, और कुल व्यय कितना हुआ, 8 × 180 बराबर 1440। कुल क्या हो गया, बढ़ गया। कीमत बढ़ी तो कुल व्यय भी बढ़ गया। अभी हमने आपको बताया है कि जब कीमत में वृद्धि के कारण कुल व्यय बढ़ जाए और कीमत में कमी के कारण कुल व्यय घट जाए तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। यह 3 विधियां हैं जो कुल व्यय के द्वारा मापी जाती हैं। इसमें एग्जैक्ट माप नहीं हो पाती है, केवल हम यह बता पाते हैं कि किसी वस्तु की मांग की लोच इकाई के बराबर है, इकाई से कम है या इकाई से ज़्यादा है। एग्जैक्ट हम नहीं बता पाते कितना है, 1 से कम है तो कितना है ये हम नहीं बता पाते हैं। धन्यवाद।